रजिया को छोड़कर उसके वालिद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय रजिया की उम्र तकरीबन 2 साल की रही होगी। रजिया को पालने, बेहतर तालीम दिलाने का जिम्मा उसकी मां नुसरत बानो पर आ पड़ा। खानदान में सिर्फ रजिया के चाचा चाची और एक लड़का नफीस था। माली हालत बेहतर थी। घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके, इसका माकूल इंतजाम था। अपने शौहर की बात को गांठ बांधकर नुसरत बानो ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं। वे रजिया को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। तुम्हारे रहने पढ़ाने का इंतजाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी? ये बात रजिया के चाचा रहमत ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब रजिया और उसके चाचा का लड़का नफीस साथ साथ ऑटो रिक्शा से शहर के बाहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। रजिया ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर रजिया नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। रजिया ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि नफीस ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शा में फंसी रजिया को बाहर निकाला। मामूली चोट है उसे, 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर ले डॉक्टर साहब, रजिया के चाचा रहमत ने कहा। नफीस अपने परिवार वालों के साथ रजिया की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश थे। नफीस, अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, रजिया ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, नफीस बोला। नफीस ने रजिया की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से रजिया अब उसे और ज्यादा चाहने लगी थी। अम्मी देखो, मैं और नफीस मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद वे बोली, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी? रजिया ने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और नफीस इंजीनियरिंग की। दोनों के अलग अलग कॉलेज हैं। अब तुम दोनों एक साथ थोड़ी ही पढ़ोगे। नफीस के अब्बू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, अम्मी ने रजिया को प्यार से समझाया। ठीक है अम्मी, रजिया ने छोटा सा जवाब दिया। उन दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही वे दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे नफीस के मोबाइल की घंटी बजी। नफीस, सो गए क्या? रजिया ने पूछा। नहीं रजिया, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है, साथ ही अम्मी अब्बू और बड़ी अम्मी की याद भी आ रही है, कहकर नफीस सिसक उठा। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रही है, रजिया बोली। वे दोनों बहुत देर तक बात करते रहे और फिर शब्बा खैर कहकर सो गए। मैडम, ये मेरे देवर का लड़का नफीस है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर नफीस अपनी बहन से मिलने आता है तो आप इसे मिलने की इजाजत दे दें। इस बाबत आप वार्डन को भी बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, रजिया की अम्मी ने कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा। ठीक है, हर हफ्ते सिर्फ छुट्टी के दिन इतवार को ही मिल सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार नफीस को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वो रजिया से मिलने उसके हॉस्टल मोटरसाइकिल से पहुंच जाता था। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते नफीस हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। वो वार्डन को भी तोहफे देता था। एक बार नफीस अपने दोस्त के साथ रजिया से मिलने पहुंचा और बोला, रजिया, ये मेरा दोस्त अमान है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रजिया ने अमान से पूछा। जी, आपके गांव के पास का।
इस तरह नफीस ने अमान का परिचय कराकर उसकी बहुत तारीफ की। अब तो अमान भी रजिया से मिलने नफीस के साथ आ जाता था। वे एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। रजिया, क्या तुम नफीस को चाहती हो? अमान ने अकेले में रजिया से पूछा। हाँ, कोई शक? रजिया बोली। नहीं, अमान ने कहा। अमान इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उनका प्यार दोनों भाई बहन जैसा था या प्रेमी प्रेमिका जैसा। समय का पहिया घूमा। रजिया के एक तरफा प्यार में डूबा अमान उसे पा लेने के लिए सपने संजोने लगा। इम्तिहान खत्म हो गए थे। बुलावे पर रजिया की माँ उसे घर में अपने देवर के भरोसे छोड़कर मायके चली गई थी। टेलीविजन देखने के बहाने नफीस देर रात तक रजिया के कमरे में रहा। ज्यादा रात होने पर रजिया ने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। नफीस बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वो तो रजिया के प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीतती जा रही थी। नफीस को अचानक अंदर से रजिया के करहाने की आवाज आई। वो बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से खुला था। वो अंदर गया। नफीस ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रजिया? पेट में दर्द हो रहा है, रजिया ने करहाते हुए कहा। मैं अम्मी को बुलाकर लाता हूँ। सुनकर नफीस ने कहा, नहीं, अम्मी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, शायद इससे मुझे राहत मिले। नफीस उसके पेट को सहलाने लगा। नफीस के हाथ की छुअन पाते ही रजिया के मन में सेक्स उभरने लगा। इधर नफीस भी आंखें बंद करके पेट सहलाता जा रहा था। तभी रजिया ने नफीस का हाथ पकड़कर अपने उभारों पर रख दिया। नफीस के हाथ रखते ही वो गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ। रजिया पूरी तरह बहक चुकी थी। उसने एक झटके से नफीस को खींचकर अपने बगल में लेटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली। और वो सब कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमान को भी रजिया की जुदाई तड़पा रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। जब उससे रहा नहीं गया तो वो नफीस से मिलने के बहाने उसके गांव जा पहुंचा। नफीस ने उसकी खूब खातिरदारी की। वो रजिया से भी मिला। अमान ने रजिया से उसका मोबाइल नंबर मांगा, पर रजिया ने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। अमान भारी मन से लौट गया। पढ़ाई का ये आखिरी साल था। नफीस की उम्र 21 साल की होने जा रही थी। वहीं रजिया 18वां बसंत पार कर 19वें की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोलचाल किसी को भी अपना बनाने के लिए दावत देती थी। बादलों के बीच चमकती बिजली सी जब वो घर से निकलती तो कई उसके दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। वे दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। एक दिन रजिया ने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, हमें बाहर खाना खाने के लिए 2 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में शाकाहारी खाना मिलता है और हम। ठीक है, रविवार को चली जाया करो। प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद नफीस और रजिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक होटल पहुंच गए। नफीस ने पहले ही वहां एक कमरा बुक करा रखा था। अब तो सिलसिला चल पड़ा और वे दोनों अपने तन की प्यास बुझाने होटल आ जाते थे। एक दिन अमान भी होटल में नफीस और रजिया को देखकर पहुंच गया। मैनेजर, अभी अभी एक लड़का और एक लड़की आपके होटल में आए हैं। वे किस कमरे में ठहरे हैं? अमान ने पूछा। मुझे पता नहीं, कई लोग आते जाते हैं, आप खुद देख लो, मैनेजर ने कहा। अमान ने सारा होटल देख डाला, पर उसे वे दोनों नहीं मिले। अब अमान की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन अमान ने नफीस से पूछा, कल मैंने तुम्हें और रजिया को एक होटल में जाते हुए देखा था, पर तुम वहां अंदर कहीं नहीं दिखे। नफीस चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। अमान के जाने के बाद नफीस रजिया से मिला और बोला, रजिया, ऐसा लगता है जैसे अमान हमारी जासूसी कर रहा है। वो हमें ढूंढते ढूंढते होटल में जा पहुंचा था। हमें अब दूरी कम करनी होगी, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा, रजिया डरते हुए बोली। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कैसे 1 साल बीत गया पता नहीं चला। अमान ने सोचा कि अगर रजिया को पाना है तो नफीस से दोस्ती बनाकर रखनी होगी।
इम्तिहान शुरू हो गए थे। आज रजिया का आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। अमान का रजिया से मिलने का सपना टूटने लगा। प्यार से बेखबर रजिया के पेट में नफीस का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी रजिया अपना बचाव नहीं कर पाई। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने पेट गिराने की कोशिश की तो लड़की की जान जा सकती है। आगे आप जाने। आप मरीज को घर ले जाइए, डॉक्टर ने रजिया का मुआयना करके कहा। डॉक्टर की बात सुनकर रजिया की अम्मी चाचा चाची सकते में आ गए। रजिया को घर ले गए। सभी ने रजिया से पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर वो खामोश रही, आंसू बहाती रही। नफीस पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की जुबान पर रजिया का नाम था। अगर उसे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। अमान पर शक की सुई घूमी। उससे ही निकाह कर दिया जाए। एक रिश्तेदार काशिद को उसके घर भेजा गया, पर वो पैगाम लेकर खाली हाथ लौटा। गांव की जमात इकट्ठा हुई, पंचायत बैठी। मौलाना ने सबके सामने खत पढ़कर सुनाने को कहा। लिखा था, आपकी जमात का पैगाम मिला, पर हम एक बेहया बदचलन लड़की से अपने लड़के का निकाह करके खानदान पर दाग नहीं लगाना चाहते। न जाने किस कौम की नाजायज औलाद पाल रखी है उसने। मौलाना कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद मौलाना ने अपना फैसला सुनाया। बात सही लिखी है। जमात आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। जमात का कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी। मजहब के उसूलों का जरा भी ख्याल नहीं आया उसे। यही मोहब्बत करने वालों की सजा है। मौलाना का मोहब्बत पर फतवा सुनकर रजिया का खानदान सहम गया। जमात उठ गई। रजिया के घर मायूसी पसरी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आंख खुली तो रजिया को ना पाकर सब उसकी खोज खबर लेने लगे। नफीस और रजिया मौलाना के फतवे को ठोकर मारते हुए दूर निकल गए थे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए।